cineinc.com। सिनेइंक पॉडकास्ट हिंदी और उर्दू के प्रोग्रामों का मशहूर मंच। नमस्कार, मेरा नाम है अचला शर्मा। सुनिए सिनेइंक पॉडकास्ट की पेशकश ब्रिटेन में हिंदी कहानी। इस सीरीज में हम ब्रिटेन में रहने वाले कुछ जाने माने हिंदी कहानीकारों की कहानियां पेश कर रहे हैं। तो अगली कड़ी में आज मिलिए ब्रिटेन की एक और महिला कहानीकार कादम्बरी मेहरा से। कादम्बरी मेहरा का संबंध उत्तर प्रदेश से है। वाराणसी में उनकी जड़ें हैं और लखनऊ तथा आगरा में उन्होंने उच्च शिक्षा पाई। अंग्रेजी में एमए करने के बाद जब वो लंदन आई तो यहाँ अध्यापन के क्षेत्र में कदम रखा। अध्यापन भी गणित के विषय में। गणित और लेखन साथ साथ चलते रहे। लगभग 5 दशकों से ब्रिटेन में रहने वाली कादम्बरी मेहरा की कई कहानियों में अतीत के मोह और वर्तमान को आत्मसात करने की प्रक्रिया का आपसी संघर्ष देखा जा सकता है। वाराणसी के गली कूचों से निकली खांटी भाषा के लेखन के लिए कादम्बरी लखनऊ के भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान और लंदन के पद्मानंद साहित्य सम्मान सहित कई और पुरस्कार पा चुकी हैं। कादम्बरी मेहरा के 5 कहानी संग्रह छप चुके हैं। कहानियों के अलावा उन्होंने चाय की विश्व यात्रा को भी लेखनीबद्ध किया है। सिनेइंक पॉडकास्ट की सीरीज ब्रिटेन में हिंदी कहानी के अंतर्गत आज सुनिए कादम्बरी मेहरा की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। शीर्षक है तलाश। सैंडविच और ड्रिंक दोनों ख़त्म करके मैंडी कौर ने अपने हाथ की पत्रिका के बाकी पन्ने उलट पुलट कर देखे और उठने का उपक्रम करने लगी तो बेंच के दूसरे सिरे पर बैठी स्त्री से आंखें जार हुईं। वो सहज मुस्कुरा दी। उसके बाल काले थे परंतु रंग एकदम गोरा। फिर भी वो किसी कोण से भारतीय जैसी लगती थी। बैठो ना थोड़ी देर और, उसने बेतकल्लुफ़ी से कहा। मैंडी को किंचित आश्चर्य हुआ पर वो बैठ गई। वो एकदम करीब सरक आई और मैंडी के वक्ष पर टंगे नाम पत्र को पढ़ती हुई बोली, मैंडी के पियर्स। हाँ, और मेरा नाम है सांड्रा के श्वेप्स। मेरी माँ मुझे सैंडी बुलाती है। सो तुम हुई मैंडी और मैं हुई सैंडी, है ना फनी? मैंडी भी खुलकर हंस दी। ठीक है, मैं भी तुम्हें सैंडी पुकारूंगी। रोज आती हो यहाँ? हाँ, आज से मेरी ड्यूटी शिफ्ट बदल गई है। लंच टाइम 1 से 2 बजे तक रहेगा, तभी तुम्हें देख पाई। किस देश की हो? देखने में बिल्कुल इंडियन लगती हो पर भाषा से अजनबी। मेरी माँ जर्मनी की हैं। काले बालों वाले कई लोग मिलेंगे यूरोप में, इसमें ख़ास बात कुछ नहीं। सांड्रा मैंडी को अपने से काफ़ी बड़ी लगी। उसका बदन गदराने लगा था। यहाँ जिनीवा लेक के किनारे बने इस पार्क में लाल जेरेनियम के फूलों से सजी जेटी की रौनक और नीले जल में तैरती बत्तखों को देखती वो अपना लंच टाइम काटती थी। कभी दुकानों में घूम आती। सांड्रा को ट्रैवल एजेंट की दुकान से नए नए ब्रोशर इकट्ठा करना बहुत भाता था। मेरा दिल करता है मैं खूब घूमूं फिरूं। फिलहाल तो अकेली हूँ। तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की अकेली कैसे रह गई? कभी कोई ऐसा आएगा जिसे मैं सुंदर समझूंगी, अंदर से भी और बाहर से भी। तब अकेली नहीं रह जाऊंगी। मगर फ़िलहाल तलाश जारी है। माँ जर्मनी में रहती हैं? हाँ, शहर से दूर एक गांव में। खेती बाड़ी, घोड़े, ट्रैक्टर, कभी कभी जाकर मिल आती हूँ। पिताजी? तुम्हारा मतलब मेरी माँ का पति? ठीक है, अच्छा है। मेरा एक सौतेला भाई भी है। मैंडी ने और कुछ पूछना नहीं चाहा। दोस्ती का रंग गहराया तो मैंडी ने सांड्रा को अपने पति नेविल से मिलवाया। परिचय बाजार में हुआ था। मैंडी सांड्रा को अपने फ्लैट पर बुलाओ खाने पर। सांड्रा, सच बोलूं तो मैंने मैंडी के हाथ का खाना जब से खाया मैं वही लोटन कबूतर बन गया। झूठा। बचपन की दोस्ती भूल गया? बचपन में हम पड़ोसी थे, एक ही स्कूल में जाते थे,
इसकी माँ देर से घर पहुंच पाती थी, इसलिए नेविल स्कूल खत्म होने पर हमारे संग आता था। उसी सप्ताहांत पर सांड्रा खाने पर आई। अपने मेज़बान को उसने विस्की की बोतल भेंट की और मैंडी को एक फूलों का गुलदस्ता। खाने के बाद सांड्रा ने रसोई साफ करने में मैंडी की मदद की और नेविल अपना संगीत का खजाना म्यूज़िक सेंटर पर चढ़ाकर शाम को रंगीन बनाने लगा। वो बातून और जीवंत प्रकृति का व्यक्ति था। मैंडी के सैंडी के कॉफ़ी पियोगी? पूछते हुए वो ठठाकर हंस पड़ा और दोनों लड़कियां भी हंसने लगीं। कैसा अजीब इत्तेफाक है। वैसे मैंडी का नाम मनदीप है। स्कूल के मैदान में संगी साथियों ने प हटा दिया तो ये मैंडी रह गई। पर सांड्रा, तुम्हारा बीच का नाम क्या है? सोचो, कुछ अटकल लगाओ। जर्मन भाषी लोग के से क्रिस्पी लिखते हैं, कर्स्टी या क्रिस्टीना होगा। नेविल ने चातुर्य दिखाया। बताओ ना, मैंडी इतरा कर बोली। सांड्रा 3 पैग चढ़ा चुकी थी। संगीत में विभोर डूबी डूबी सी गुनगुना रही थी। बेझिझक नेविल के बक्श पर अपना सर टिकाकर बोली, कौर। सांड्रा, कौर, श्वेप्स। ढाए ढाए बजता संगीत भी जैसे गूंगा हो गया। नेविल ने हौले से उसे अपने से अलग किया और अचरज से दोहराया, कौर। मैंडी को लगा सांड्रा नशे में सुन बोल नहीं पा रही, दिमाग ठिकाने नहीं लगता। दोहरा कर पूछने लगी, नहीं नहीं सांड्रा, हम तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं, तुम्हारा, समझी? सांड्रा एकदम गंभीर संयत स्वर में बोली, मेरा ही तो, इसमें इतना अचरज क्या है भाई? नेविल ने भी गंभीरता से पूछा, मेरी पत्नी का मजाक तो नहीं बनाना चाहती तुम? नहीं नहीं, सीरियसली, शायद जर्मन होने के नाते तुम अन्य धर्मों को, अश्वेत लोगों को स्वीकार नहीं करती। सांड्रा ठठाकर हंस पड़ी। जर्मन माई फुट। मैंने अपने को कभी उस युग से नहीं जोड़ा। मेरा पिछला नाम सचमुच कौर ही है। मेरी माँ ने मेरे पिता की याद में रखा था। वो सिख थे, मैं आधी भारतीय हूँ। कमरे का वातावरण फिर से मुखरित हो उठा। नेविल ने कहा कि मौका खुशी का है क्योंकि मैंडी भी सिख है। फिर से जाम भरे गए। वह संगीत की द्रुत लय पर वो मध्य रात्रि तक थिरकते रहे। सांड्रा गमगीन सी बोली, सब आते हैं तो कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, पर जब पता चलता है मेरी सुंदरता में भारत की मसालेदार खुशबू भी है तो दोगली कहकर ठंडे पड़ जाते हैं। कैसे ब्याह करती? नेविल ने नशे में ही उद्घोष किया। ऐसी क्या बात है, हम भारतीय स्टाइल में तुम्हारे लिए वर खोजेंगे, अरेंज्ड मैरिज करवाएंगे, मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा। नेविल बहक रहा था। मैंडी ने रौब से कहा, चलो अपने कमरे में, रात ज़्यादा हो गई है। इट्स स्लीप टाइम गुड बॉय। सांड्रा को बाय बाय कहो, चलो। सांड्रा दोनों को गाल पर चुम्मी देकर गुड नाइट कहती हुई चली गई। अगली बार जब वो दोनों लेक के किनारे मिली तो मनदीप के मन में कई सवाल थे। सांड्रा, तुमने कहा कि तुम्हारे पिता सिख थे, क्या वो अब नहीं हैं? पता नहीं, होंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं। तुमने देखा है उन्हें? नहीं, मेरी माँ भी अब शायद उन्हें नहीं पहचान पाएगी। एक नाम और कुछ यादों के सिवा उसके पास और कुछ भी नहीं। फिर भी वह मुझे एक पवित्र निशानी मानती है। मेरे पिता को ढूंढने की उसने कोई चेष्टा नहीं की क्योंकि वह नहीं चाहती थी कोई उसकी बेटी को हरामी समझे। उसका पति भी उसी की तरह मेरा आदर करता है। तुम सुनाओ, तुम्हारे जैसे कट्टर समाज में तुम्हारी शादी नेविल से हो गई, तुम्हारे माता पिता ने कुछ नहीं कहा? मेरी माँ नहीं है अब, मेरा पिता बहुत उदार है। नेविल का परिवार हमारा पड़ोसी ही था। हम एक ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। हमारी माँ एक ही स्टोर में काम करती थी। मुझसे 5 साल बाद जब मेरा छोटा भाई अजीत आया तो मेरी माँ ने नौकरी छोड़ दी। नेविल की माँ ने स्कूल से उसे लाने का जिम्मा हमें दे दिया। नेविल मुझसे 1 साल बड़ा है। प्राइमरी ख़त्म होते होते मेरे पापा ने घर बदल लिया। हम दूर चले गए। पापा का बिजनेस था, माँ भी उसी में हाथ बटाने लगी। बरसों बाद जब मैं नौकरी करने लगी तब एक दिन ट्रेन में नेविल ने मुझे देखा। जाने क्यों कर वो मुझे पहचान गया। फिर तो हम कई बार मिल जाते थे। मुझे ऐसा लगा कि नेविल जानबूझकर मेरी राह तकता है। नेविल के साथ मेरी माँ की यादें जुड़ी थीं। हम अपना बचपन याद करके हंसते। धीरे धीरे मैं भी उसके आने का इंतज़ार करने लगी।
उसकी उपस्थिति में मैं माँ को महसूस करती। ऐसे ही एक दिन साथ साथ सफ़र कर रहे थे। नेविल रोज की तरह अखबार पढ़ रहा था। अचानक जब इसका स्टेशन आया तो ये हड़बड़ा कर उतर गया, मगर लैपटॉप समेत अपना बैग वहीं भूल गया। मैंने झटपट उसे उठा लिया और अगले स्टेशन पर उतर पड़ी। वापसी की टिकट लेकर मैं नेविल के स्टॉप पर उतरी। वो घबराया हुआ स्टेशन मास्टर के पास रिपोर्ट लिखवा रहा था। मैंने पास जाकर उसे पुकारा और बैग वापस किया। नेविल खुशी से पगला गया और मुझे उठाकर नाच गया। स्टेशन मास्टर बोला, दैट्स द गर्ल फॉर यू मेट, मैरी हर इफ़ यू कैन। यही लड़की तेरे लिए ठीक है, अगर हो सकता है तो शादी कर ले। बस यहीं से हमारे रिश्तों में प्यार की चिंगारी सुलगने लगी। आवर रिलेशनशिप स्पार्क्ड अप। कितनी रूमानी कहानी, किस्मत वाली छोकरी। तुम्हारी शादी तुम्हारे पापा ने मान ली आसानी से। आसानी से तो नहीं, पर हाँ अंत में। कहते थे तेरी माँ होती तो ऐसा नहीं होता, तू अब तक कुंवारी ना होती, वगैरह वगैरह। क्या हुआ था माँ को? ब्रेस्ट कैंसर। किस्मत वाली तो तुम हो सांड्रा, जो तुम्हें माँ का भरपूर प्यार मिला। जानती हो, मैं सिर्फ 15-16 की थी जब मेरी माँ अचानक बीमार पड़ी और 2 महीने में चलती बनी। मेरा भाई 10 साल का था। माँ के मरने के बाद हमारा घर घास के तिनकों की तरह बिखर गया। मेरे पिताजी ने उनकी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं, अपने बिजनेस में ही रमे रहे। उन्हें साध थी यूरोप घूमने की, स्कॉटलैंड जाने की, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने की। सब गृहस्थी में डूब गई। पैसा कमाना और जोड़ना मेरे पापा का व्यसन बन गया था। कहते थे एक दिन सब कुछ छोड़कर बेच दूंगा, फिर हम घूमेंगे फिरेंगे, पर वो दिन नहीं आया। माँ धार्मिक विचारों की थी, पापा को शराब से लगाव था। दोनों में एक तनाव बना रहता था। हमारे घर की धुरी मेरी माँ ही थी। मैंडी सिसकने लगी। सैंडी ने उसे अपनी बाहों में घेर लिया। मैंडी को इतनी आत्मीयता भरा स्पर्श बहुत सुखद लगा। सैंडी की गर्म आलिंगन में मिनट भर वो थोड़ा आश्वस्त हुई, फिर आगे कहने लगी, जब पापा को पता चला कि माँ को कैंसर है तो बहुत पछताए। बहुत दफ़ा मैंने उन्हें चुपके से रोते हुए देखा। वो अंदर ही अंदर टूट रहे थे। दोनों की मानसिक हालत इतनी भुरभुरी थी कि समझ नहीं आता था किसका संभल लूँ। धरती पारा बन गई थी। रोज अस्पताल के चक्कर। पापा को घर गृहस्थी का काम भी करना पड़ता था। घर में कोई न हंसता, न बोलता, न रोता, न गुस्सा करता। एक सन्नाटा घने कोहरे की तरह हमारे बीच व्याप रहा था, जिसके आर पार हम एक दूसरे को महसूस भी नहीं कर पा रहे थे। इन सब का सबसे बुरा असर हुआ अजीत पर। मैंने उसे सिगरेट पीते हुए देखा। बस तभी से मैंने अपने मन को कठोर बना लिया। पढ़ाई में कुछ कम नंबर आएंगे तो दोबारा इम्तहान देकर ठीक कर लूँगी, मगर उसकी हर ज़रूरत पूरी करूँगी। मैंने दृढ़ निश्चय से रसोई संभाल ली। पापा को भी आखिर कुछ हफ्तों में माँ के साथ पूरा समय मिला। थैंक गॉड, आज अजीत एक सफल डॉक्टर है। और तुम्हारे पापा? माँ के मरने के बाद उन्हें होश आया। हम दोनों को उन्होंने बहुत प्यार दिया। हमारी देखरेख की खातिर बिजनेस बेच दिया, पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया। भरी जवानी में अपना संगी साथी खो देने से जीवन कितना नीरस हो जाता है, पर उन्होंने माँ की धार्मिक पुस्तकों का सहारा लिया। अजीत की शादी अपनी ही जात बिरादरी में हो गई। पापा उसी के साथ रहते हैं, नियम से गुरुद्वारे जाते हैं और समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा? क्या वो बहुत लोगों को जानते हैं? क्या वो मेरे पिताजी को ढूंढने में मेरी मदद कर देंगे? पर तुमने तो कहा पता नहीं कहाँ है वो। नाम तो जानती हूँ, माँ से पता लिया था एक बार और उन्हें ढूंढने लंदन भी गई, मगर वो वहाँ से कहीं चले गए थे। शायद भारत वापस चले गए हों। माँ उन्हें ढूंढना नहीं चाहती। तुम्हारा नाम पढ़कर मैंने अनुमान लगाया कि तुम भी पंजाब से हो, तभी मैंने तुम्हें लक्ष्य बनाया और सोचा कि कोई टूटा तार है जो तुमसे जोड़कर खुशी पा जाऊं। मैं 8 साल की थी जब माँ ने शादी कर ली। उसके बाद मेरी दुनिया बदल गई। इतना तो पता था कि मेरा पिता कोई और था, परंतु माँ ने नहीं बताया। नौकरी पर जाने लगी, अपना बर्थ सर्टिफिकेट पढ़ा। पिता की जगह जो नाम था वो अटपटा लगा।
तब नानी ने उपेक्षा से बताया कि मैं अपनी माँ की एक भूल थी। मुझे अच्छा नहीं लगा। इस बात को लेकर नानी और माँ में काफ़ी बहस हुई। मैंने माँ से मुंह फुला लिया। उसका पति बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसने मुझे प्यार से समझाया। जीवन तो चलता जाता है। मैं अपनी माँ की तरह एक भूल करने से डरती रही, कहीं भी सच्चे मन से रिश्ता नहीं जोड़ पाई, बस ऐसे ही रह गई। सब बुरे तो नहीं होते सैंडी। मेरी माँ उसे कभी भी बुरा नहीं कहती, बल्कि खुद को ही दोष देती है। कैसे बिछड़ गए थे दोनों। मेरी माँ ऊटा अंग्रेजी भाषा सीखने लंदन चली गई। वहाँ एक समृद्ध अंग्रेज परिवार के साथ ऑपियर गर्ल बनकर रहती थी। सारा दिन घर का काम करती, बच्चों को देखती, शाम को अंग्रेजी पढ़ने कॉलेज जाती। वहीं पर वो डिल्लू से मिली। दोनों में दोस्ती हो गई। डिल्लू पंजाब से लॉ की डिग्री करके बैरिस्टर बनने यहाँ आया था, मगर उसके बोलने का अंदाज पंजाबी था। पगड़ी और दाढ़ी के कारण उसे उपहास और उपेक्षा सहनी पड़ती। एक दिन मेरी माँ ने उसे समझाया कि जैसा देश हो वैसा भेष अच्छा रहता है, इसलिए वो दाढ़ी कटा आया और पगड़ी उतार दी। 2 साल वो संग रहे। एक दिन मेरी माँ को पता चला कि वो गर्भ से है। वो डिल्लू को बताने उसके घर गई। वह एक ईरानी परिवार के साथ उनके एक कमरे में रहता था, परंतु वहाँ से पता चला कि डिल्लू अपनी बहन की शादी कराने भारत गया है। यूं अचानक उसका जाना अजीब बात थी। मेरी माँ ने उसके दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मामला जरा टेढ़ा था। उसकी बहन का किसी हिंदू लड़के से प्रेम हो गया था। डिल्लू क्योंकि जमींदार वर्ग का सरदार था, वो कभी भी ये मंजूर नहीं कर सकता था। गैर जात और मजहब में शादी उनके परिवार की इज्जत के खिलाफ थी। डिल्लू के माँ बाप ने लड़की की झटपट अपनी जात में शादी तय करके उसे पंजाब वापस बुला लिया। मेरी माँ का दिल ये सुनकर बैठ गया। जो व्यक्ति अपनी बहन को हिंदू से शादी न करने दे, वो उसे, जो समाज, जाति, देश, धर्म आदि सबसे फर्क थी, क्या स्वीकार करेगा? वो लंदन छोड़कर अपने गांव वापस आ गई। उसने बच्चे को गिराना चाहा, पर मेरी नानी पक्की कट्टर कैथोलिक थी। उसने ऐसा नहीं होने दिया। मुझे आना था, सो आ गई। अच्छा, मुझे उसका नाम बताना, पापा से पूछूंगी। उनका नाम डॉलजीत सिंह था। DALJIT। ठीक लगता है? हंसकर मैंडी बोली। हाँ, ठीक तो है। मानो या ना मानो यही नाम। अपनी ही बात काट कर मैंडी सहसा चुप हो गई। एक भयानक एहसास उसके मस्तिष्क में कौंध गया। बहुत धीमे से कहा, ये सिखों का बहुत कॉमन नाम है, इतने से शायद काम ना चले। और कुछ पता है? नहीं, मैं अपनी माँ से तुम्हें मिलवाऊंगी, शायद वो तुम्हें बता दे। पर मैंडी का चित्त हर चीज़ से उखड़ गया। यादों के पन्ने पीछे की ओर उड़ने लगे। मम्मी सिर दर्द से तड़प रही थी। पापा जी रोज की तरह पब में जा बैठे। गिन्नी आंटी का बर्मिंघम से फ़ोन आया था। मम्मी सिसक सिसक कर कह रही थी, गिन्नी, उसे मेरी क्या परवाह, शादी से पहले से यहाँ है। मुझे ऐसे ट्रीट करता है कि जैसे मैं दूसरी तीसरी बीवी हूँ। पहली बार जिसका ब्याह हुआ हो वो इतना ठंडा। कई बार पापा जी से झगड़ पड़ती। घर में मैं दिखाई नहीं देती जो पब में जा बैठते हो। बोतल मैं भी तो खोल सकती हूँ, गोरी का ठेका है क्या? पापा जी ढिठाई से हंसते। अरे, हम जमींदार लोग भरी नीयत के होते हैं। शादी से पहले जो चखना था चख लिया। वही नहीं शक किया कर। दुकान में भी तो गोरियां आती हैं, रोज जलवे दिखाती हैं। पब तो कंपनी के लिए जाते हैं। माँ की यादें, उनका अधूरा बचपन, एक रिश्ता नासूर। मैंडी रात भर रोती रही। मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा, शक जो उसकी माँ को खा गया। सुबह नेविल ने उसकी हलवा आंखें देखी तो प्रश्न सूचक दृष्टि उसके चेहरे पर गड़ा दी। चाय की प्याली पकड़ाते मैंडी ने कहा, नेविल, मुझे पापा की याद आ रही है। मैं कल ही लंदन जाना चाहती हूँ। शुक्रवार है, ऑफिस के बाद निकल जाऊंगी। शनिवार रहकर इतवार को वापस आ जाऊंगी। नेविल ने उसी दम इंटरनेट पर बुकिंग करवा दी। लंदन में अचानक मैंडी को घर आया देख दलजीत सिंह का मन आशंका से कांप उठा।
बेटी ने अंग्रेज से शादी तो कर ली थी, मगर अंग्रेजों पर उनका विश्वास ना के बराबर था। वो उन्हें चमड़ी का गाहक ही समझते थे। मैंडी अचानक अकेले घर आ गई और वो भी गंभीर चेहरा लिए, तो उनका डर सतह पर तिराया। सब ठीक तो है ना पुत्र? हाँ पापा जी। नेविल नहीं आया? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ झगड़ा वगड़ा तो नहीं? झगड़ा उससे तो नहीं हुआ। फिर क्या? आप मेरे पिता हो, याद आई तो मिलने चली आई। मेरे और आपके बीच में नेविल का क्या काम? इस वीकेंड में बस आप और मैं। सच्ची? सच पापा जी, यकीन करिए। आप नेविल को गलत समझना कब छोड़ेंगे? बेटा, ये गोरे, इनका प्यार बड़ा सतही होता है। जब दिल भर गया तब चल देते हैं। प्यार और बात होती है। गृहस्थी जमाकर जीवन भर का साथ निभाना इनके वश की बात नहीं। ये बात सब पर लागू नहीं होती। और जमी हुई गृहस्थी में कोई प्यार को तरसता रह जाए, उसका क्या? मैंडी के स्वर में उपालंब था और उसका गुस्सा दलजीत सिंह से छुपा नहीं था। निश्वास लेकर बोले, मैंने धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए बेटा, तजुर्बा है। खुद मेरा तजुर्बा, तभी कह रहा हूँ। तजुर्बा? आपका? यानी आपने किसी से प्यार किया और वो आपको छोड़कर चली गई? जरूर वो आपके अविश्वास को ताड़ गई होगी और भाग गई। कुछ बोल ना पाए दलजीत सिंह। अपना अतीत अपनी बेटी के साथ बांटने में उनके संस्कार आड़े आ गए। नवजोत से पहले उनके जीवन में कौन आई थी, ये एक राज था जो सिर्फ वही जानते थे। 35 की उम्र में माँ बाप के दबाव में आकर उन्होंने शादी तो कर ली, परंतु कहाँ नहीं ढूंढा था उन्होंने अपने खोए हुए प्यार को। जीवन भर उसे मिस करते रहे। उनकी हर खुशी एक ऐसा हीरा थी जिसका एक कण टूटा हुआ हो और एक काले धब्बे की तरह चमकता हो। वह जो चढ़ती जवानी में उमंग की एक लहर बनकर आई थी और उन्हें अपने संग बहा कर ले गई थी दीन दुनिया से दूर। और जब वो सबसे दूर एक जादुई वादी में जा पड़े, जहाँ फूल थे, झरने थे, पंछी गाते थे, तो वह चुपचाप विलय हो गई। वह तैरते रहे बरसों अकेले, संसार सागर में उसे ढूंढ न पाए। हार कर उन्होंने शादी कर ली, पढ़ी लिखी संस्कारी नवजोत कौर से। नवजोत जो उनके पांव तले की धरती बनी रही, मजबूत किनारा जिसने उन्हें शिक्षा दी, दिशा दी, संबल दिया, जीने का उद्देश्य दिया। जब भी आंखें बंद करके दोनों को याद करते, समझ नहीं पाते किसे वह ज़्यादा प्यार करते थे। तू बहुत बोलने लगी है मैंडी, बात क्या है? मैंने तेरे नेविल को कुछ तो नहीं कहा। अब तो कम से कम अपनी सोच बदलिए। अगले दिन शनिवार था। मैंडी को पता था कि उसके पापा जी को गार्डन सेंटर जाकर नए नए पौधे ढूंढना अच्छा लगता है। बस सुबह सुबह ही तैयार हो गई। चलिए पापा जी, कहीं घूम आते हैं, दिल बहल जाएगा। गार्डन सेंटर में घूम घूम कर पापा जी काफ़ी रिलैक्स लग रहे थे। वहीं एक रेस्टोरेंट में बैठ गए, भीड़ से दूर। ठंडी हवा, नीला दिन, दूर दूर तक फैले अजेलिया और रंग बिरंगे जेरेनियम और बियर। पापा जी, आपको क्या सचमुच गोरों के प्यार व्यार का व्यक्तिगत अनुभव है? यह मैंने कब कहा? अचानक पकड़े चोर की तरह टालते हुए से वो बोले। कहा था, बिल्कुल कहा था। आपके गाल लाल पड़ रहे हैं। मैंडी हंसी। तू उल्टे सीधे सवाल करने लगी है, अपने बड़ों से इस तरह बात। पापा जी प्लीज़, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ अब। आपके अतीत को जानने का हक रखती हूँ। ये सवाल तो बचपन से मेरे मन में घुटता था। मम्मी ही आपको ज़्यादा चाहती थी। आपने उनकी इतनी कद्र नहीं की, ना उनके दिल की सुनी। कितनी बार रुलाया उन्हें। कहते कहते मैंडी भावुक हो उठी। ना पुत्र, ये सब वहम है तेरा। तेरी माँ बड़ी नेक औरत थी। काम शाम में मैंने परवाह नहीं की। किसे पता था इतनी जल्दी? पर वह ज़्यादा देर टिक न पाए अपनी दलीलों में। मान गए कि कोई और भी थी। आपने उससे शादी करनी चाही थी या यूं ही? रब जानता है पुत्र, मैं बेईमान नहीं था। मगर जो ऊपर वाले ने लिखा होता है ना, वही होता है। मेरी तकदीर में नहीं थी वो।
तेरी बुआ बलवीर हमारी इकलौती बहन थी। बौजी ने उसकी शादी तय कर दी और तार देकर मुझे बुला भेजा। मैंने अपनी उसे बताने के लिए फ़ोन किया, मगर वो घर पर नहीं मिली। उसकी लैंडलेडी ने बताया कि तबीयत ख़राब थी, इसलिए डॉक्टर के यहाँ गई थी। मुझे ब्याह की शॉपिंग भी करनी थी। 2 दिन बाद मैं चला गया। जब पंजाब से लौट कर आया तो वो जाने कहाँ चली गई थी। बहुत ढूंढा मैंने उसे। उसकी लैंडलेडी के घर गया, मगर उसने तो मुझे देखकर दरवाज़ा भी नहीं खोला। अंग्रेज़ बड़े रेसिस्ट होते हैं। दरवाजे की चेन चढ़ाए बस इतना बताया कि वो अपने देश चली गई। उसका एजेंसी का पता पूछकर मैं वहाँ भी गया, पर उन्हें उसका जर्मनी का पता नहीं मालूम था। बहुत सालों तक इंतज़ार किया। ये मस्तानी लड़कियाँ होती हैं, शादी के नाम जिम्मेदारी से बिदक जाती हैं। मौज मस्ती के लिए रिश्ता बना लिया, फिर छोड़कर चल दी। तभी तो मैं कहता हूँ, पापा जी, क्या बुआ जी की शादी ज़बरदस्ती की गई थी? हाँ, कुछ बात ही ऐसी थी। हिंदू लड़के से फंसी थी, हम लोग ज़मींदार। मैंडी को सांड्रा की बताई बात का प्रमाण मिल चुका था, फिर भी पक्का करना चाहती थी। क्या वो आपको कुछ और पुकारती थी? वो मेरे दोस्तों से सीख गई थी ना, डिल्लू डिल्लू कहती थी। डॉल डॉल से तो अच्छा था। मीठी यादों में खोए दिलजीत मुस्कुरा दिए। और उसका नाम ऊटा था? हाँ, कहाँ मिली तुझे वो? उनकी आवाज़ कांपने लगी। रिलैक्स प्लीज़ पापा जी, टेक इट इजी। नहीं, पहले तू बता। बच्चों की तरह मिनमिना कर बोले। आवेश में उसका हाथ पकड़ लिया। जितना धक्का उन्हें लगा था, उतना ही मैंडी को भी। आंसू ढरक आए उसके गालों पर। आपने मम्मी जी से शादी क्यों की? दलजीत सिंह वापस अपने वर्तमान में लौट आए और अपनी संजीदगी को ओढ़ते हुए से बोले। बेटी का यूं हिलक हिलक कर रोना उनको भी रुला गया। वाकई वह कोई अपराधी थे, नवजोत के बच्चों के। मैंडी भी शनह शनह सामान्य होने लगी। आंसू पूछकर बोली, बताना क्या है? आप मेरे साथ चलिए, संसार अचंभों से भरा पड़ा है। यकीन मानिए, नेविल को ये सब नहीं पता। आप चाहेंगे तो ये भेद भेद ही रहेगा। अगले वीकेंड पर दलजीत सिंह जिनीवा गए। शनिवार को मैंडी के फ्लैट पर सांड्रा का खाना था। मैंडी ने उसे भी कुछ नहीं बताया, बस कहा कि कुछ और मेहमान भी होंगे, भारतीय लोग। ओहो, फिर तो मुझे अपनी जुबान पर लगाम रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, और जूस पीना पड़ेगा, अच्छी लड़की बनना पड़ेगा। दोनों खूब हंसी, एक दूसरे की खिंचाई करके। सांड्रा टखनों तक झिलमिलाती स्कर्ट और पूरी बाह की कढ़ाई वाली कुर्ती और शॉल पहनकर आई। आते ही उसने मैंडी को गले लगा लिया। कहाँ रही इतने दिन मुझे अकेला छोड़कर? तुम्हारा ही काम करने गई थी सांड्रा कौर। बहुत कठिन काम था। सोचो भला मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। मैंने तुम्हारे पिताजी को ढूंढ निकाला है। तो मिलो, ये हैं दलजीत सिंह, मेरे और तुम्हारे पिता। पापा जी, ये आपकी बड़ी बेटी, ऊटा की बेटी। मैंडी की आवाज़ रुंध गई। सांड्रा ठगी सी अविश्वास से अपलक देखती रह गई। दलजीत के सिर पर जैसे बम फट गया। एक युग जैसे ठहर गया। नेविल ड्रिंक्स की ट्रे लेकर दरवाजे में खड़ा था। इस बोझिल क्षण को गले में घुटकता हुआ बोला, चीयर्स, बधाई बधाई मैंडी, बधाई सैंडी। पापा जी, कम ऑन, इसे गले तो लगाइए। मैंडी उनके कान के पास फुसफुसाई। बहुत धीरे से दलजीत सिंह की चेतना लौटी। यंत्रवत उन्होंने दोनों हाथ बढ़ाए तो सांड्रा पुतली सी उनके वक्ष से लिपट गई। देर तक चिपकी वो चुपचाप खड़ी रही। बुदबुदा कर दलजीत सिंह ने पूछा, ऊटा कहाँ है? अभी फ़ोन लगाती हूँ। गालों के आंसू पोंछती सांड्रा उनकी बाहों में ही सिमटी हुई बोली। सांड्रा ने फ़ोन पर माँ को सारी बात बताई और पूछा, तुम बात करना चाहोगी माँ? ये बहुत चार्मिंग व्यक्ति है।
परंतु सांड्रा की माँ ने बस इतना ही जानना चाहा, क्या अब उसने दाढ़ी और पगड़ी वापस रख ली है? नहीं, रहने दे बेटी, मुझे अब क्या लेना देना। तुझे तेरा परिवार मुबारक हो। ये मिलन भगवान ने नहीं रचा था। मैं अपनी जगह, वह अपनी। तलाश। अभी आप कादम्बरी मेहरा से उनकी कहानी सुन रहे थे। ये कहानी उनके संग्रह रंगों के उस पार में शामिल है, जिसे मनसा प्रकाशन लखनऊ ने प्रकाशित किया है। कादम्बरी मेहरा के अन्य कहानी संग्रह हैं कुछ जग की, पथ के फूल, डेफनी और अन्य कहानियां तथा चिरपराई। सिनेंग पॉडकास्ट की सीरीज ब्रिटेन में हिंदी कहानी की अगली कड़ी में आपकी मुलाकात एक और कहानीकार से होगी। अचला शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। cineinc.com। ये थी सिनेंग पॉडकास्ट की प्रस्तुति। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमें विश्वास है कि आप वास्तव में गंभीर किस्म के श्रोता हैं। तो बस हिंदी और उर्दू के सभी तरह के पॉडकास्ट सुनने के लिए आप शौक से सिनेंग का दामन थाम लीजिए। हम पॉडकास्ट के तकरीबन सभी मशहूर प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी। और अगर आप हमारे सभी रेडियो और टेलीविजन के प्रोग्रामों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आइए cineinc.com, cineinc.com। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया और राय भी लिख सकते हैं post@cineinc.com। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए post@cineinc.com। सिनेंग पॉडकास्ट, हिंदी और उर्दू के प्रोग्रामों का मशहूर मंच।